गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन ही देखने वाले हैं। और उसमें जो गांधी जी से संबंधित जो प्रश्न है वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो सबके सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, है ना? तो सबका तैयारी कैसा चल रहा है? बहुत जोरदार चल रहा होगा। और एमसीक्यू देखो, एग्जाम जब पास आने वाला हो तो एमसीक्यू आपको लगाना चाहिए और खास करके कूट वाले प्रश्न भी बनाने चाहिए, ठीक है? और अभी जो है हम लोग कूट वाले और वन लाइनर दोनों तरह के प्रश्न देखेंगे। तो सबके सब तैयार है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी हमारा ऑनलाइन कोर्स लिए हुए हैं उनके मन में एक डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? कि सर हम जो कोर्स लिए हुए हैं उसमें एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर हैं, ठीक है? जैसे मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं तो मैथ्स पढ़ाने वाले 2 टीचर और हैं, ठीक है? मतलब 3 टीचर और हैं, टोटल 4 टीचर है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो हम किसका पढ़ें? तो देखो भाई, इस चीज को समझना थोड़ा सा, ठीक है? जैसे आप क्या कर रहे हो, आपके पास मैथ्स पढ़ने के 4 ऑप्शन है, ठीक है? 4 ऑप्शन है। बाकी जगह आपको मैथ्स पढ़ने के लिए हो सकता है एक ही ऑप्शन मिले और उनसे पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो फिर कोई दूसरे जगह आपको कोर्स लेना पड़ जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा है कि अगर आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना? अब जरूरी नहीं है कि मेरा मैथ्स हर किसी को समझ में आए, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है? लेकिन ऐसा है, मान लो यार ऐसा हो गया किसी को मेरा मैथ्स समझ में ना आया, तो सेकंड जो टीचर है, थर्ड जो है, फोर्थ जो है, इनसे भी आप जोड़कर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जो डाउट है ना आपके मन में वो ये है कि 4 टीचरों का क्लास देखना जरूरी है क्या? तो नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं। किसी एक टीचर का ही आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है? किसी एक टीचर का ही आप पूरा पढ़ सकते हो। और लाइव क्लास किसका अटेंड करें? तो जो लाइव में चल रहा हो, कोई भी टीचर अगर लाइव में पढ़ा रहा है तो आप उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि सारे टीचर अपने अपने लेवल पर बेस्ट हैं, कोई ना कोई एग्जाम निकाले हुए हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए उनको वो सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है? कि मान लो मेरी अभी मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है तो कोई ना कोई तो पढ़ा रहा होगा, तो उनसे आप लाइव पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो ये एक तरह का सुविधा है, समझ लो, ठीक है? कि आपको एक साथ 4 टीचर का ऑप्शन मिल जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ भाई, ठीक है? ठीक है, चलो। तो ये एक सुविधा है आपके लिए, इसको मत हटवाओ, है ना? क्योंकि ज्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो फिर एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर का क्लास, एक कोर्स में एक ही टीचर का क्लास मिलेगा एक सब्जेक्ट, तो उससे बाकी लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है? तो जिनको जिनको लगता है कि हाँ ये सुविधा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको जिनको लगता है कि नहीं इससे दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो मैथ्स का एक टीचर तो बस मेरी क्लास डली होगी, बाकी सारे क्लासेस हट जाएंगे आपके कोर्स से। तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। हम आपके सुविधा को देखते हुए चीजों को बनाते हैं, ठीक है? अगर फिर भी आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हमको सिर्फ एक टीचर का ही मैथ्स दे दीजिए, बाकी टीचरों का नहीं चाहिए, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसीलिए इससे संबंधित जो है हमको प्रश्न बनाने हैं। 200 प्रश्न तो कोशिश करेंगे, नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 प्रश्न कोशिश करते हैं बनाने का। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो पहला प्रश्न है, वह देवबंद छात्र विद्वान कौन था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या चिराग अली? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद, ठीक है? तो ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सिर्फ हस्ताक्षर किसने किए थे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है एग्जाम में आपको पूछता है। जैसे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बहुत बढ़िया, सही आंसर आप सभी का ऑप्शन डी, ठीक है? गांधी जी और अंबेडकर ने, है ना? गांधी जी और अंबेडकर ने। और ये समझौता कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है ये समझौता 26 सितंबर
1932 को हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हरिजनों के जो सुरक्षित 75 स्थान थे उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। ठीक है, कितना कर दिया गया था? 148 कर दिया गया था। नीचे दिए गई घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार कूट ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे फिर से आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है। तो इसी तरह का कूट का प्रश्न अब आपको क्या दिखता है एग्जाम में? एग्जाम वाला जो पैटर्न है वो इसी तरह से हो गया। देखो ये सारी चीजें आसान है, जैसे मात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन चारों पूछ लिया। तो चारों के डेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही सकता है। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हो 1930 से चालू हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करें तो ये 1940 में हुआ था, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे 1940। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हो कब चालू हुआ था भाई? अगस्त 1942। और क्रिप्स मिशन जो है वो आया था मार्च 1942 में। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले का पहला ही हो गया, दूसरे का दूसरा ही हो गया, उसके बाद चौथा आएगा और उसके बाद तीसरा आएगा, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भी हुआ था और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो दोनों ही 1942 में हुआ था, लेकिन यहां पर मार्च और अगस्त की बात है। ठीक है, तो मार्च पहले आएगा, इसीलिए आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया था? यह भी क्वेश्चन आसान है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो इसका कोड है CAK। ठीक है, गांधी जी का जो सत्याग्रह थे उसका कोड है चंपारण 1917। ठीक है, चंपारण 1917, अहमदाबाद खेड़ा 1918। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, CAK, कैक करके याद रखना है। जलियांवाला बाग को भी बहुत पूछता है ना, वो भी आएगा एग्जाम में, चिंता मत कर। ठीक है, अभी तो 1917-18 का क्वेश्चन बना रहे हो ना, वो 1919 में आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह किया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? तो आप जानते हो जब असहयोग आंदोलन को, चौरा चौरी कांड जो हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने तुरंत वापस ले लिया, जिसके कारण 2 व्यक्ति चिढ़ गए थे बिल्कुल। कौन कौन? चितरंजन दास, जिसको आप CR दास कहते हो, और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बना दिया था, ये अध्यक्ष बने थे और इनको सचिव बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव बने थे। तो ये भी कई बार पूछता है, फिर गांधी जी तुरंत जेल से बाहर आते हैं, फिर इनको आके क्या बोलते हैं कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही हिस्सा है, ऐसा बोलते हैं। बताइए, तो काफी कुछ हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के समय। मतभेद भी, आपसी मतभेद भी रहे हैं, जिसके कारण आजादी मिलने में देरी हुई। ठीक है, अगर आपसी मतभेद नहीं होता तो आजादी मिलने में देरी नहीं होती। CR दास को आप जानते हो, चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि स्वराज पार्टी जब इन्होंने बनाया था तो अध्यक्ष CR दास थे। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। चितरंजन दास थे और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू जो है वो सही सचिव थे। हाँ, वही बताया मैंने आपको कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण ही इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? राजगोपालाचारी, कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या सरदार पटेल? तो जब कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास की बात होगा ना, तब आप याद रखना पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आंसर क्या याद रखोगे आप? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्हीं को कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता माना जाता है, पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। सूची मिलाना है भाई, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको सूची मिलाना है। ठीक है, ये देख लो भाई, सूची आपको मिलाना है। पूर्ण स्वराज दिवस, दांडी मार्च, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये और क्या है? अच्छा, एक और है भाई, ऊपर है ये, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। ठीक है, तो यहां पर आपको सूची मिलाना है, कब क्या हुआ।
तो डांडी मार्च तो मार्च में होगा, और मार्च तो एक ही जगह दिख रहा है आपको, ये 12 मार्च 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तो ये हो जाएगा। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, ये इन्होंने 1929 में लाया था, तभी तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था इन्होंने 26 जनवरी 1930, और इसी को याद करने के लिए हमने जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। वैसे तो संविधान हमारा पहले ही बन के तैयार हो गया था ना, लेकिन इसी पूर्ण स्वराज दिवस को जो इन्होंने मनाया था 26 जनवरी 1930 में, इसी को याद रखने के लिए हम जो है गणतंत्र दिवस, हर साल गणतंत्र दिवस आप जानते हो 26 जनवरी को मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, कैसे नहीं दिख रहा है? पूरा तो दिख रहा है, बदमाश लोग कैसे बोल रहे हो कि पूरा नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है पूरा। ऑप्शन तो नहीं दिख पाएगा ना भाई, ऑप्शन तो जितना जगह रहेगा उतना ही दिखेगा ना। देखो डांडी मार्च भी यहाँ पे आंसर लेना आपके लिए आसान था, 12 मार्च 1930। गोलमेज सम्मेलन आप जानते हो, पहला वाला 1930 में हुआ था, तो दूसरा वाला 31 में, और तीसरा वाला 32 में, तो ऐसे करके 3 गोलमेज सम्मेलन भी है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज दिवस भी जो है आप आसानी से मिला सकते थे, क्योंकि इसी को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इससे पहले ही इन्होंने प्रस्ताव पारित किया होगा, तो सीधी सी बात है 31 दिसंबर को प्रस्ताव पारित किया था, 1929 का लास्ट डेट था, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं अगले महीने मनाते हैं। ठीक है, दिख तो रहा है पूरा। देखो जो सही जोड़ी है ना, उसमें ऑप्शन तो आपको रेयर है कि दिख पाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हो, जैसे 2 1 4 3 ऐसे करके टाइप कर सकते हो। ठीक है, 2 1 4 3, ये ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? कि सीधी सी बात है, असहयोग आंदोलन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, विदेशी कपड़ों को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, जो कि एक बर्बादी है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा भी जाए ना, तो आप ये समझ सकते हो कि उस समय जो है आक्रोश प्रदर्शन के लिए हम क्या करते थे, विदेशी कपड़ों को जला देते थे, लेकिन कई लोगों के पास ऐसा होता था उस समय की पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, बताए, तो उसको जलाने के बजाय उसको यूज कर लेना ज्यादा सही था। जैसे आज भी क्या होता है, जैसे ही नारा लगाते हैं मोदी जी कि हाँ स्वदेशी चलाओ भाई, स्वदेशी आंदोलन, ऐसा करके होता है, तो सीधी सी बात है कई लोग क्या करने लगते हैं, विदेशी कपड़ों का आग लगा देते हैं, बताए, तो वो जो है क्योंकि उसको तो वो तो यहाँ आ गया ना भाई, उसका प्रोडक्शन तो हो चुका, उसका पैसा तो दे दिए ना, तो उसको सीधी सी बात है यूज कर लेना ज्यादा सही है। आप लोग बताओ भाई क्या करना चाहिए था? उस समय जो विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई जा रही थी, वो निष्ठुर बर्बादी था कि सही चीज था? आप अपना राय दे सकते हो, बिल्कुल देखते हैं क्या राय है आपके इसमें। अब इतिहास पढ़ रहे हो तो भाई अपना अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा आपको। इंडियन फेस्टिवल वाला भी पढ़ा दीजिएगा, हाँ सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको एक निष्ठुर बर्बादी बताया था कि हाँ विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, चलो तो दोनों पक्ष बन रहे हैं इससे, एक तरफ ये कि ये बर्बादी था, दूसरे तरफ ये सही था, ताकि लोगों में जागरूकता लाया जा सके कि विदेशी कपड़े, विदेशी सामानों का यूज बंद करना है। ठीक है, चलो तो दोनों ही पक्ष थे, आपका विचार किधर जाता है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, या स्वराज आश्रम? जल्दी से आंसर बताएंगे। अहमदाबाद के निकट एक आश्रम बनाया था महात्मा गांधी ने। नया सामान नहीं लेना चाहिए था, विदेशी सामान जो है, बाकी पुराने को नहीं जलाना चाहिए था। क्या बोल रहे हो, ऐड बार बार आ रहा है? अब इतना बड़ा चैनल है तो ऐड तो आएगा ही भाई बार बार। स्किप कर दिया करो, स्किप करने के बाद वीडियो को 2x स्पीड में डाल दिया करो, तो होता क्या है ना, जहां पे लाइव है वहीं पे आप पहुंच जाओगे। ए साबरमती आश्रम, वेरी गुड, अहमदाबाद के निकट महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना
की थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप जानते हो जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और इनके खिलाफ कोई अगर चले जाता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस की तरफ से तो ये फिर मुंह फुला लेते। ठीक है ना भाई? तो इसीलिए गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी तो जाना नहीं चाह रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कांग्रेस के लोगों को बुलाओ। तो उसको इरविन को समझ में आ गया कि जब तक गांधी जी नहीं जाएंगे तब तक गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाएगा और इनका नौकरी हाथ से जा सकता है। इसलिए इरविन जो है उस समय भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने गांधी से समझौते के लिए किसका यूज किया? ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हो मदन मोहन मालवीय, जो कि गलत है, ये गलत है। इरविन ने यूज किया तेज बहादुर सप्रू को। बहुत तेज थे ना ये, तो कोई तेज आदमी चाहिए था इरविन को जो गांधी जी से उसका समझौता करा दे। बताए, फिर गांधी जी ने अपनी मांगे रखी थी यहीं पर और फिर वो चले गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू को याद रख लेना। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 एग्जाम में आता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता का डेट कूट में भी मिलाने आ सकता है। वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से बात की? उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने क्रिप्स मिशन से भी बात किया और वेवेल से भी बात किया। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सी राजगोपालाचारी? अबुल कलाम आजाद। देखो सर्वाधिक समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इस समय तो ये अध्यक्ष रहे ही होंगे जब क्रिप्स मिशन आया था, क्योंकि ये 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एकदम ध्यान रख लेना, 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और इन्होंने जो भी इस समय घटनाएं होंगी तो कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद है। सबसे ज्यादा समय तक यही रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कुछ भी होगा ना तो इसी को आंख बंद करके जय माता दी टिक मार दो। ठीक है, बाकी लोग जो भी आंसर दे रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के, है ना। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ठीक है, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ए बी सी डी, क्या लोगे आंसर? ऑप्शन ए गलत। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटें दी गई थी। ठीक है, तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147, याद रखिएगा 147। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड जो है वो किसने दिया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और पूना पैक्ट जो है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही देखो अगस्त के बाद सितंबर, 16 अगस्त को सांप्रदायिक अवार्ड और 26 सितंबर को, है ना, अगस्त सितंबर अगले ही महीने गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। अगर ये समझौता नहीं होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस, सॉरी AIC ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद्र हीराचंद। हाँ, तो सीधी सी बात है, खजांची अगर किसी को बनाया गया तो कोई उद्योगपति ही होगा जिसको खजांची बनाया गया होगा। तो किसको बनाया गया था खजांची? जमनालाल बजाज। ओके, आंसर है
जमुना लाल बजाज, याद रखिएगा जमुना लाल बजाज, उद्योगपतियों में बजाज लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे थे। दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? बारदोली से, अहमदाबाद से, सूरत से या बड़ोदरा से? तो याद रखिएगा दांडी मार्च जो है अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च आप जानते हो 12 मार्च 1930 का डेट था, ठीक है, जहां से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1923 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और दांडी वर्तमान समय में गुजरात में ही स्थित है, आप जानते हो। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ गए थे, ठीक है, दांडी यात्रा प्रारंभ किया था उन्होंने। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? है ना, भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर एकदम आसानी से ले सकते हो आप। भारतीय फकीर जो है ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, है ना, पहले प्रधानमंत्री रहे थे ये ब्रिटेन के, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, याद रखना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है, ठीक है। तो फिर करो या मरो का नारा क्यों दिया इन्होंने? जो भी है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। कारण यह है कि उनका यह मानना था कि इससे बुराई और अन्याय का प्रतिरोध किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, इसी से चीजें संभव है। दोनों स्टेटमेंट फॉलो करता है, जो भी बोल रहे हो वो गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कारण सही है, कथन गलत है। गांधी जी का यह मानना था कि सत्याग्रह एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा बुराई और न्याय का प्रतिरोध संभव है, बिल्कुल सही है। लेकिन उनका पहला सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय नहीं था। उनका पहला सत्याग्रह भारत के बाहर दक्षिण अफ्रीका में था। भारत आकर पहला सत्याग्रह चंपारण में था। हाँ हाँ, लॉक करो, सी को लॉक करो, डी को लॉक करो, दोनों पहले ही गलत कर दिया, इसीलिए मैं आपका यहां पर कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है भाई। ठीक है, कारण सही लेकिन कथन जो है वो गलत है। आया मामला समझ में? क्यों? क्योंकि इनका पहला सत्याग्रह तो एक, पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका के बाहर था। अगर भारत में भी पहला सत्याग्रह बात करें तो 1917 का चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह। भारत में भी जो पहला था वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो इसलिए आपका कथन जो है गलत हो जा रहा है। जिन लोग सी और डी को लॉक कर रहे थे, आया समझ में कि बी क्यों सही होगा? क्योंकि कथन गलत है यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस महात्मा गांधी जी के मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो अब आंसर तो आप लोग देख ही लिए वैसे, है ना, चोर लोग, चोर निगाहें हैं आपकी, आंसर तो देख ही लिए आप कि राष्ट्रीय शोक दिवस जो है वो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का घटनाओं का क्रम, तो आप जानते हो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनका CAK, तो 17 के बाद 18 अहमदाबाद, फिर 18 में ही खेड़ा, और असहयोग आंदोलन आप जानते हो 1920 में किया था, ठीक है ना। CAK याद रख सकते हो, चाका, चाका बोल के याद रख सकते हो। चंपारण ने अहमदाबाद खेड़ा, और चंपारण ने अहमदाबाद खेड़ा और कौन सा?
असहयोग, बी आएगा। कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। मामला गड़बड़ हो गया। वन थ्री टू फोर होना चाहिए ऑप्शन बी। तो फिर कोड को सुधारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा कि नहीं बताओ। और अंदर जाना पड़ेगा, डीपली थोड़ा जाना पड़ेगा। और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, है ना। देखो भाई, खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 11 मार्च को इन्होंने शुरू किया था, 11 मार्च को, ठीक है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो फरवरी मार्च था, ठीक है। उस हिसाब से भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। ऑप्शन तो नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन होना चाहिए। अहमदाबाद जो है ना वो खेड़ा सत्याग्रह के 7 दिन पहले चालू हो गया था। तो आप लोगों का क्या कहना है भाई? नहीं नहीं, उल्टा नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, घटनाओं का सही कालक्रम। कालक्रम मतलब पहले जो हुआ है वो पहले, उसके बाद जो हुआ है वो। तो चंपारण के बाद अहमदाबाद है, उसके बाद खेड़ा है, उसके बाद असहयोग आंदोलन है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 1 2 और यहां पे डाल सकते हैं 3 को। तो ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, 1 2 3 4। चंपारण ने, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग, है ना। वह कौन सा आंदोलन था जिसमें कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? फिर से क्वेश्चन, कि किसानों ने और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था, वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? किसानों ने और छात्रों ने, ऑप्शन सी बता रहे हो आप सभी आंसर, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन आएगा इसमें डी। चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इनमें से तीनों में
किसानों और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, ठीक है, तो आप जानते हो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी भाई? केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको उसने वापस कर दिया था। कब? असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिन्होंने उसको असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। 1930 से 32 तक लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप जानते हो गांधी जी पहले में नहीं गए थे, दूसरे में जब गए तो उनकी बात मानी नहीं गई, तो सीधी सी बात है वो तीसरे में फिर नहीं गए, तो सीधी सी बात है वो केवल दूसरे में गए थे। केवल किस में गए थे? तो केवल वो दूसरे सम्मेलन में गए थे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, केवल दूसरे सम्मेलन में गए थे। ठीक है, केवल दूसरे सम्मेलन में गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? तो आप जानते हो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना 1911 में घटित हुई? 1911 में घटित होने वाली घटना: बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, सही, असम के एक प्रांत के रूप में गठन, बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग किया जाना। तो 1, 2, 4 अगर बात करेंगे हम, तो ये गठित हुई थी। असम का तो उस समय कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 1, 2 और 4 याद रखिएगा, ये 1911 के समय हुई थी। आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3 चीजें हुई थी। कौन कौन सी 3 चीजें? बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, बिहार उड़ीसा का बंगाल से अलग किया जाना, ये सब डिसाइड किया गया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उसकी बेटी मैरी आई थी, है ना। चलो ऑप्शन तो नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐसे आप आंसर जरूर ले सकते हो कि आनंद मठ, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट्स। आनंद मठ के रचयिता आप जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी। द आर्कटिक होम द ऑफ वेदास, ये मेरे को बाल गंगाधर तिलक याद आ रहा है, जेल में रहते हुए शायद इन्होंने लिखा था इसको, बाल गंगाधर तिलक ने, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इसी में बताया गया कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया जो है वो बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी दोनों से संबंधित था, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट सिर्फ महात्मा गांधी का है। तो माई एक्सपेरिमेंट के लिए आप महात्मा गांधी को जोड़ सकते हो और यंग इंडिया के लिए आप लाला लाजपत राय को जोड़ सकते हो। वैसे यंग इंडिया से लाला लाजपत राय और गांधी जी दोनों संबंधित थे। ठीक है, किस कारण से गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो जवान थे उनको भेजना अंग्रेजों के साथ, इस कारण को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो ऐसा क्या कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चालू किया गया? वैसे तो आप जान रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, आप ही पहले आंसर बताओगे, मैं तो उसके बाद ही बताऊंगा।
इसलिए चालू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जो स्वतंत्रता जो चाहिए थी, जिसके लिए संविधान सभा बनाई जानी थी, भारत के का संविधान भारत के लोग बनाएंगे और भारत का संविधान भारत के लोग चलाएंगे, भारत का सरकार जो है भारत के लोग चलाएंगे, ये भारतीयों का मांगना था। और क्रिप्स मिशन जो आया था वो ये कह रहा था कि हम ऐसा संविधान सभा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। तो सबको समझ में आ गया कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो कुछ नहीं देने वाले, ये सीधी सी बात है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आप लोग सही आंसर बता रहे हो। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और देश जो है आजाद हो गया, ठीक है। तो ये अगर नहीं होता, अगर उस समय भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो हो सकता है कि आजादी मिलने में और समय लगता। मेन क्रिप्स मिशन की असफलता थी। अब ये अलेक्जेंडर क्रिप्स को समझना चाहिए था इस चीज को कि एक काम करते हैं, जो भारतीय मांग रहे हैं उनको दे दो। अगर वो उस समय क्रिप्स मिशन के थ्रू जो मतलब जो भारतीय उस समय मांग रहे थे, कांग्रेस के लोग जो मांग रहे थे कि संप्रभु सरकार की मतलब चलेगा ब्रिटेन से ही, है ना, जो भारत का गवर्नमेंट है वो चलेगा ब्रिटेन से ही, लेकिन यहां पर जिसका कंट्रोल होगा, भारत में जो कंट्रोल की स्थिति होगी वो भारतीय लोगों के हाथों में होगी। बस अगर ये चीज मान गए होते तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं थी। कैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी? अंग्रेजों का कंट्रोल यहां रहता, बस ये है कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाते यहां पर। जिस तरह से वो भारत में धन का बहिर्गमन कर रहे थे, यहां से इतना इनकम कर रहे थे, कच्चा माल यहां से लेकर जा रहे थे, उसी को मतलब उसका प्रोडक्शन करके बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें जो है ना भ्रष्टाचार के तहत नहीं होती। कुछ इनकम कम हो जाता लेकिन भारत उनके हाथ में तो रहता, ठीक है। तो भारत जो है उनके हाथ में तो रहता कुछ समय तक और आगे चल के। ठीक है, लेकिन अब जो है सीधी सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारतीयों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उनको भारत को आजाद करना ही पड़ गया। तब तक स्थिति कंट्रोल में थी। उस समय क्रिप्स मिशन जो आया ना, वो एक ही आदमी आया था, वो एक आदमी कैसे समझेगा यहाँ की स्थिति को। 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? संविधान आंदोलन को रोक दिया जाएगा, सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। देखो भाई, इसमें से कौन सा नहीं था बोल रहा है? नहीं था। तो सीधी सी बात है, ये गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था? ये समझौता इसीलिए हुआ था ताकि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। ये इसीलिए हुआ था ना कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट गलत नहीं लग रहा है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ क्यों था? वो तो इसीलिए हुआ था ना ताकि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके, ठीक है। निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन सी गलत। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी ट्रॉट्स्की, थोरेयू और टॉल्स्टॉय, इनका प्रभाव इनके जीवन पर था। महात्मा गांधी के जीवन पर इन तीनों का प्रभाव था, सर्वाधिक प्रभाव टॉल्स्टॉय का था, याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से ही प्रभावित थे, है ना। बाकी उनके जीवन पर ट्रॉट्स्की, थोरेयू और टॉल्स्टॉय, इन तीनों का प्रभाव था। सबसे ज्यादा पूछेगा तो टॉल्स्टॉय याद रखना। तो सीधी सी बात है, कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव नहीं था। बाल गंगाधर तिलक यहां थे भारत में, तो उनका प्रभाव कैसे पड़ेगा? और इनके जीवन पर प्रभाव दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इनका इन सब का पड़ा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग कहां किया? अच्छा क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहां किया? बहुत बढ़िया, चंपारण ने सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था भाई? बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? बहुत आसान है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दो तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, द्वैध शासन की कार्य प्रणालियों की समीक्षा नहीं, राजाओं को विशेषाधिकार नहीं, तो फिर क्या? तो पूना समझौता का लक्ष्य था निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? ताकि कांग्रेस के लोग गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके, इसलिए हुआ था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? इनका यह मानना था कि पाकिस्तान की मांग बिल्कुल सही है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था सी राजगोपालाचारी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-33 से संबंधित कौन से कथन तथ्य सही नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इससे संबंधित कौन से तथ्य सही नहीं है? इसमें महिलाओं, कृषकों या व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हिंदू मुस्लिम एकता, कांग्रेस को एक संगठन के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया, श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चलो जल्दी से बता दो कौन कौन सा इसमें से गलत है। तो महिलाओं, कृषक, व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था क्या? नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता थी, कांग्रेस को एक संगठन के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली बनाया इसने, बिल्कुल सही। श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी, गलत। तो पहला और चौथा पॉइंट गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा पॉइंट गलत है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके लिए याद रखना, ये हिंदू मुस्लिम एकता और कांग्रेस को शक्तिशाली बनाया सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण हुई थी? तो आप जानते हो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है वो किस कारण हुई थी? प्रशासनिक सुविधा, कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना, कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा थी, या एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना था इसलिए? नहीं। तो याद रखना, कांग्रेस जो है वो बंगाल में ही अपना पैर जमाते जा रही थी, इसलिए बंगाल में क्या किया गया? कांग्रेस के आंदोलन को अलग अलग करने के लिए ही बंगाल विभाजन किया गया, ताकि इनकी शक्ति कम हो सके, शक्ति क्षीण हो सके। समझ रहे हो? ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो आप जानते हो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है ना। बंगाल विभाजन ना हो इसके लिए स्वदेशी आंदोलन, वैसे बंगाल विभाजन तो हो गया था, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए इसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? आप सभी जानते हो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था, मार्च 1942। ठीक है, 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो विभाजन 1905 में किया गया था, 16 अक्टूबर 1905। कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही क्रम, कम्युनल अवार्ड, जिन्ना के 14 सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, आप जानते हो ये अगस्त 1942, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड 1932, सांप्रदायिक अवार्ड 1932, 42, जिन्ना के 14 सूत्री मांग जो है इन्होंने 1929 में रखा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कब? तो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 को दिया।
तो सबसे पहले जिन्ना के 14 सूत्री मांग आएगा, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो 2413 आंसर लेना है 2413 में, मतलब 2413 ऑप्शन सी 2413। लो भाई इसी में आंसर लेना है आपको 2413। नोट कर ले सब लोग, है ना भाई, सबके सब नोट कर लीजिए भाई। अब इसी तरह से कूट में क्वेश्चन पूछता है 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि 1922 में गांधी जी ने जो चौरा चौरी कांड हो गया था, है ना, चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठने के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन जो है इसमें कहीं भी हिंसा नहीं होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है आंसर आएगा चौरा चौरी कांड, जो कि 5 फरवरी को हुआ था। याद रखना चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922, और इसके तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। 1940 में, 42 में, 60 में या 46 में। तो आप जानते हो सबसे पहले इन्होंने 1940 में मांगा था। ठीक है, तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, और 1943 का जो कराची अधिवेशन था, 1943 का जो कराची अधिवेशन था, इसमें मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। ठीक है, किसका नारा दिया था, विभाजन करो और जाओ। गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो आप जानते हो डांडी मार्च मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, डांडी मार्च का मतलब क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च जो है किससे संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जानते हो 12 मार्च को तो चालू हुआ था ही। बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आप जानते हो बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। स्थानीय संस्थाओं में नामजद स्थानीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र था, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार था, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, सरकारी उपाधियों, पदों और अवैतनिक पदों का परित्याग था। सशस्त्र विद्रोह मतलब सीधी सी बात है असहयोग आंदोलन में हिंसा नहीं चाहिए था, तो सीधी सी बात है सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्र लेकर कैसे लड़ने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो कौन सी चीज नहीं थी, क्लियर है, आप लोग भी सही आंसर दे रहे हो। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह जो है ये उसमें नहीं था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ये नहीं था। ठीक है, आंसर आएगा सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर उन शर्तों में से कौन सी नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, सही। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा, सही। कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगा, बिल्कुल सही। कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा, गलत। ये उस शर्त में नहीं था कि कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा, गांधी इरविन समझौते में ये नहीं था भाई। ठीक है, हाँ वो अहिंसक था, असहयोग आंदोलन जो है अहिंसा वाला था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो
छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? बहुत ही आसान है। क्रिप्स के तहत तो हुआ नहीं, कैबिनेट के तहत भी नहीं हुआ। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत छोड़ो और भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी, है ना। ये याद रखना, माउंट बेटन, इसी के कारण 3 जून 1947 को क्या हो गया, भारत का विभाजन हो गया भाई। ठीक है। आजाद हिंद फौज के पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी की थी? तो आजाद हिंद फौज के पराक्रमी वीरों के मुकदमे किसने पैरवी की थी? भूला भाई देसाई, मतलब वकील कौन थे, लड़े कौन? कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर, शपरू या उपर्युक्त सभी? तो आप जान रहे हो आजाद हिंद फौज के पराक्रमी वीरों के मुकदमे जो है इन सभी ने लड़ा था भाई। ये सब वकील थे उसमें, भूला भाई देसाई भी थे, कैलाशनाथ काटजू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। ठीक है, सब थे ये सब। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन इसमें पूछ जाए कि आपको इस मुकदमे की अगुवाई किसने की, पैरवी की जो अगुवाई है वो किसने की, तब आंसर आप भूला भाई देसाई लो। ठीक है, क्या लोगे? अगर अगुवाई पूछ लेगा तब आपको भूला भाई लेना है आंसर, भूला भाई देसाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन द्वारा भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होने की संभावना हुई? तो आप जानते हो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था ताकि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जा सके, स्थापित किया जा सके, है ना। खिलाफत आंदोलन में जो अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था ताकि खिलाफत आंदोलन जो है इसके तहत हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया जा सके। ठीक है, फिर पता नहीं जिन्ना का दिमाग कैसे घूम गया। सत्याग्रह व अहिंसा की नीतियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनाया था। सत्याग्रह व अहिंसा की नीतियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनाया था सी राजगोपालाचारी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने या प्रकाश नारायण ने? तो आप जानते हो सत्याग्रह और अहिंसा की नीति जो है कौन अपनाते थे भाई? गांधी जी अपनाते। ठीक है, कौन अपनाते थे? गांधी जी जो है सत्याग्रह और अहिंसा की नीति को अपनाया करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया था? निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या त्यागराज? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर आएगा क्या? महात्मा गांधी, क्योंकि यही जो है इन्होंने दलित उत्थान के लिए कठिन संघर्ष किया था भाई, महात्मा गांधी ने, है ना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने संघर्ष नहीं किया था। हरिजन सेवक संघ नामक संस्था की भी इन्होंने स्थापना की थी और गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरिजन समस्या की और जनसाधारण का ध्यान खींचा था। ऐसा नहीं है ना भाई, इन्होंने काफी कुछ किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हो जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। बिल्कुल सही आंसर, जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, याद रखना एग्जाम में कई बार पूछता है और हम लोग से गलत होता है ये, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि सत्ता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे? जेबी कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928, याद रखेंगे 1928 बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में।
तो 1928 याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय, अच्छा इसका पीडीएफ व्यापम वाले ऑब्जेक्टिव में अपलोड है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय, आप जानते हो यूरोपीय की बात हो रहा है ना, जॉर्ज यूले, ठीक है। सबसे पहला तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, लेकिन यहां पर पहला यूरोपीय पूछ रहा है, तो पहला यूरोपीय यूले, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहले चुना गया था? तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे याद रखना है, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के क्लास में इसको पढ़ाया भी हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के क्लास में इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, बस आपको जो है इंडियन हिस्ट्री ना, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको कैसे याद रखना है वो बता दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे याद रखना है, 1 2 3 एंड 4, ऐसे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में। तो इस तरफ क्या है? तो इस तरफ है कलकत्ता, तो दूसरा होगा कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, और चौथा ऊपर हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। चौथा कहां हुआ था भाई? इलाहाबाद में, ठीक है। पहले तो ये याद रखना, छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा बस समझाने में, आसान होगा आपके लिए आंसर लेने। मुंबई में जब हुआ था तब अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता में होगा तो सीधी सी बात है ना, कलकत्ता में कुछ भी होता था तो दादा पहले आ जाते थे, दादा भाई नौरोजी। मद्रास जाओगे बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में याद रखना चौथा जब हुआ जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अब और क्या याद रख सकते हैं? तो और इसमें आपको यह याद रखना होगा कि मुंबई वाला, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। तो सीधी सी बात है, 1885 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, 1886 में कलकत्ता में, 1887 में मद्रास में, और 1888 में इलाहाबाद में। तो 85, 86, 87, 88 शुरू के 4 हैं ये, ठीक है, शुरू के 4 हैं। तो मुंबई 85 जब गठित हुआ था, ठीक है, मुंबई 85 जब कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तब 1885 मुंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। दूसरे अध्यक्ष थे कलकत्ता जब दूसरा अधिवेशन हुआ, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा इलाहाबाद 1888, जॉर्ज हीलो। तो ये नोट कर लेना भाई, ये ट्रिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहले चुना गया? तो सबसे पहले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे, है क्या ऑप्शन में? नहीं। उसके बाद कौन चुना गया था? तो उसके बाद दादा भाई नौरोजी, है क्या ऑप्शन में? नहीं है। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब, क्या है ऑप्शन में? है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। इतने देर से मैं आपको ये इसीलिए समझा रहा था, ठीक है। इतिहास में मैंने पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ाया भी आपको, लेकिन ये इतने देर से इसीलिए समझा रहा था ताकि ये क्वेश्चन आपसे बन सके, इस क्वेश्चन का आप आंसर ले सके, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित चीजें हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा। कैसे बनाना है भाई? तो ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे ही याद रखा हूं, तो ये याद रहता है और इससे क्वेश्चन आता है तो गलत भी नहीं होता है,
ठीक है, आसान है बिल्कुल, आसान लगा कि नहीं बताओ? और कितने लोग मेरे से पढ़ चुके हो ये चीज पहले भी? चलो ये नोट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? दांडी मार्च नहीं, नमक सत्याग्रह नहीं, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था तेज बहादुर सप्रे की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारामैया या पंडित जवाहरलाल नेहरू? उन्नीस में बनी एक राष्ट्रीय योजना समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आंसर याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। बहुत बढ़िया, अरविंद घोष सही आंसर, ऑप्शन ए आएगा, अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जमाना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, कम्युनल अवार्ड 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32, पूना पैक्ट 1932, कम्युनल अवार्ड पहले हुआ था ना, पूना पैक्ट भी 1932, ये भी 1931, 30 31 32, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले तो 2 ही आएगा क्योंकि गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 2 के बाद 1 आएगा, ऐसा जो है ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2 1, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, कम्युनल अवार्ड हुआ था, 2 1, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पहले होगा। ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया था भाई, आंसर आएगा ऑप्शन डी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया था, उसके बाद कम्युनल अवार्ड पहले, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा पहले की थी मैकडोनाल्ड ने, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, तो 3 के बाद तो 5 आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये भी सेम ऑप्शन है क्या? 2 1 4 3 5, ये भी तो सेम ही ऑप्शन है। चलो, बी और सी, डी सेम ऑप्शन है भाई। 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, अब सेम ऑप्शन है तो अब ऑप्शन सुधार लेना, और क्या करेंगे? 1 को पहले कर लेना उसमें, और क्या कर सकते हैं? इसमें 1 को पहले कर लेना तो ये गलत हो जाएगा, ये 1 को पहले कर लेना, इसको 2 कर लेना तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। कैसे? तो देखो भाई, इसमें समझना बहुत आसान था, गांधी इरविन समझौता हुआ तभी तो दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ, और दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ उसके बाद बात नहीं बना तो तीसरा गोल में सम्मेलन बुलाया गया, उसमें भी बात नहीं बना तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना प्ले कार्ड खेला, कम्युनल अवार्ड दिया, अंबेडकर जी यहाँ पे रोल पे आ गए और उन्होंने फिर अलग मांग करने लगे, तो फिर पूना पैक्ट हो गया भाई। अब गांधी जी के साथ ही पूना पैक्ट का समझौता क्यों हुआ? क्योंकि दलित उत्थान में अंबेडकर जी से भी पहले गांधी जी काम कर रहे थे, बताएं। अब बी डी सेम नहीं है, बी को पहला मान लो, इसको ये दूसरा मान लो। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों में से एक था। भारतीय समाज के कई वर्गों की अंग्रेजों के विरुद्ध शिकायतें, समाज में कौन कौन से वर्ग इसके अपवाद थे? कुछ को छोड़कर। किसान और शिल्पकार, मतलब पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के विकास एवं कारणों में से क्या क्या था, मतलब कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल थे? किसान और शिल्पकार, देसी शासक और जमींदार, मध्यम और आधुनिक बुद्धिजीवी, मजदूर एवं उद्योगपति, साहूकार एवं परंपरागत बुद्धिजीवी। तो इसमें से कौन कौन से वर्ग जो है ये उत्पत्ति का कारण था, बताइए। क्या होगा आंसर? समाज के जो वर्ग थे इसमें देसी शासक और जमींदार वाले थे, और साहूकार और परंपरागत बुद्धिजीवी जो है इसमें थे, जिनको शिकायतें थी, सीधी सी बात है, अंग्रेजों से। इनका कार्यक्रम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास में नेटिव एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन सब का एक में, मतलब ये 5 प्रश्न एक में हो गया। सो जो 5 प्रश्न एक में हो गए हैं और सबका डेट, अब नहीं पढ़े रहोगे तो तुक्का तो लगाओगे जैसा आप एग्जाम में करते हो, ठीक है। अब एग्जाम आप देने जाते हो तो ऐसा लगता है ना कि अरे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ऊपर ऊपर से जा रहा है। वो क्यों लगता है? क्योंकि क्लास में आपका ध्यान नहीं रहता है। अब क्लास के क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आता है। अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो फिर कोचिंग वाले तो ऐसा पढ़ाते ही नहीं है। ऐसी समस्याएं भी होती है। ठीक है, उसका कारण है हमारा क्लास में ध्यान ना होना। अब देखो इसमें से बहुत सारी चीजें आसान है, लेकिन इतिहास को अगर आप पढ़े हो तो डेट तो याद करना ही पड़ेगा ना, और डेट याद करोगे तभी तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और अब का पैटर्न ऐसा ही हो गया है, देखना तो इस बार नेक्स्ट कोई भी एग्जाम हो नेक्स्ट वाला, आप उसमें देख लेना पैटर्न कुछ इसी तरह का दिखेगा। सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है। बहुत सारे लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, चलो सही बता रहे हो जितने लोग सही बताए हो। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1843, ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, 245 हो गया 1851। उसके बाद आएगा 3 मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। और लंदन का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये सबसे लास्ट में 1866। तो लैंड होल्डर सोसाइटी याद रखना 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखो इसमें सब एक साथ है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखो ये बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। तो पहले कौन आया? पहले आया बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद फिर आएगा लंदन का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये लगभग सेम है दिखने में, पढ़ने में भी सेम सेम लग रहा होगा, ठीक है। और याद करने में बस तकलीफ है थोड़ा सा। तो कितने लोग नोट कर लिए? जरा हैंड रेस करो तो देखूं। नोट कर लो यार ये सब चीजों को, ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लो। वैसे पीडीएफ आपको व्यापम ऑब्जेक्टिव में तो मिल ही जाता है। व्यापम पीएससी का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो व्यापम है, पीएससी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सब में मिल जाएगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, भारतीय सेवक संघ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लो भाई मिला लो, मजा आ जाएगा।
बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, भारतीय सेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तो मैच कर रहा है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मैरी कारपेंटर। और इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, ये याद रखेंगे। देखो, भारतीय सेवक संघ इसमें बहुत ही आसान था जोड़ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जोड़ना बहुत आसान था। यही दो में से आंसर मिल जाता, बाकी याद रख लेना। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है विलियम एडम, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम। इसको थोड़ा ऐसे देख लो, ऐसे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स। तो 1 2 3 4 ये लाइन से पढ़ लो तो ज्यादा आसान। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया, सब बढ़िया है। इसमें से जान रहे हो, एक क्वेश्चन में से आपका 4 प्रश्न रेडी हो जा रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर अगर इसका तैयारी कर लोगे तो आपके लिए तो बेनिफिट होगा, नहीं होगा? बताओ। हम्म, चलो अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सबसे पहले एग्जाम में ऐसे प्रश्न देख के हम क्या करते हैं, आसान चीज खोजते हैं। हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग। देखो ये पता है आपको, मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित किया गया था। होम रूल लीग, ये भी पता है 1916 होम रूल आंदोलन। तो दो तो मिल गया, तीसरे का ए और चौथे का सी। तीसरे का ए, चौथे का सी, ऑप्शन ए आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, हिंदू महासभा 1915 और इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है ये 1918। ठीक है, ये 1918। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। ये 2 पॉइंट पता था, तो मतलब अगर आपको ये 2 पॉइंट भी पता रहेगा तो आंसर ले सकते थे। और दूसरा, अगर मुस्लिम लीग का याद रहता 1906 तो भी आप आंसर ले सकते थे। ये देखो, मतलब एग्जाम में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर पूरा नहीं पता है तो भी, पूरा अगर नहीं पता है तो भी हम इसी तरह से आंसर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने, म से महासभा, म से मदन मोहन मालवीय ने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इनको तो जानते ही हो आप, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपना बांट बांट के होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह तकनीक के कई तरीके थे, इनमें से किस तरीके या तरीकों का प्रयोग महात्मा गांधी ने नहीं किया? उपवास करते थे वो, हिजरत अथवा स्वैच्छिक प्रयास, सर्वाक्षर नीति, हड़ताल करते थे वो, भूमिगत गतिविधियां। तो इसमें से कौन से तरीकों का प्रयोग गांधी जी ने नहीं किया था? अभी तो सही समय है पढ़ने का, अगर देखा जाए तो अभी सही समय है पढ़ने का। ठीक है, जब जागो तब सवेरा। अब पढ़ाई तो रुकना नहीं चाहिए। उपवास वो करते ही थे, हिजरत अथवा शैक्षिक प्रयास भी करते थे, हड़ताल भी वो करते थे, सर्वाक्षर नीति का प्रयोग और भूमिगत गतिविधियों का प्रयोग वो नहीं करते थे। इसीलिए आंसर आएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, इसी में आंसर क्या आ जाएगा?
ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। ठीक है, तो याद रखना इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, उद्योगपति के वर्ग में ने 1920 है ना, 1920 में एक असहयोग विरोधी संघ की स्थापना की। कौन से व्यक्ति, कौन से व्यक्ति इस वर्ग के सदस्य नहीं थे? जमनालाल बजाज और बिड़ला। ठीक है, जमनालाल बजाज और बिड़ला। 2 और 5, आंसर आएगा ऑप्शन ए। जमनालाल बजाज और बीडी बिड़ला ये इस वर्ग के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, इस वर्ग के सदस्य नहीं थे। गांधी इरविन समझौता में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आप जानते हो गांधी इरविन समझौता में तेज बहादुर सप्रू जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पहला तो, और दूसरा जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें तेज बहादुर सप्रू और तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा 1942 के विद्रोह के क्या कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन अथवा 1942 के विद्रोह के क्या कारण थे? एक एशियाई शक्ति द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया में अंग्रेजों की पराजय से 1942 में प्रभावित लोकप्रिय भावना, भारत स्थित अधिकतर विदेशी सेनाओं का निंदनीय व्यवहार, कीमतों में वृद्धि तथा चावल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी, कांग्रेसी नेताओं द्वारा 1942 में मित्र राष्ट्रों की पराजय का अनुमान, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए जाने से पूर्व अंग्रेजों की छेड़ तथा बाद में इसके पूर्णतः दमन की नीति। तो लगभग आप मान सकते हो कि विद्रोह का यह सब कारण था। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये सभी विद्रोह के कारण थे, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। किसने कहा यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं खतरा भी उठा सकता हूं? चलो अच्छा है कथन। यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं खतरा भी उठा सकता हूं। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी, राजगोपालाचारी या वल्लभ भाई पटेल? ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर है गांधी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, है ना। 22 में अलग हुए थे वो लोग, तो 23 में हुई थी। और अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1928, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, ये 1928 में। तो स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन 1927 में हुआ था। तो स्वराज पार्टी याद रखेगा। वैसे तो इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, 1 जनवरी 1923 को, है ना। तो जनवरी से पहले बना तो लिया गया था ना प्राप्त पार्टी, 1 जनवरी 1923 को हुआ था ना इसकी स्थापना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1922 अभी आंसर लेना हो, प्लानिंग पहले कर रहे होंगे ना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याद रखिएगा 1925। बाकी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की पहली बैठक अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, 1928। और अखिल भारतीय स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन 1927, अगर ये याद रख सको तो अच्छी बात है।
निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम: शिमला समझौता, आजाद हिंद फौज, गांधी जिन्ना वार्ता, नौसेना विद्रोह, INA की सुनवाई। ठीक है, किसकी क्रम बताना है भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी भाई? तो याद रखेंगे, नोट करके भी रखेंगे, 1 सितंबर 1942 है ना। स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये सब क्वेश्चन तो आएगा। आजाद हिंद फौज। उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता जो है ये हुआ था 10 जुलाई 1944। गांधी जिन्ना वार्ता 10 जुलाई 1944। शिमला समझौता जो हुआ था ये हुआ था 25 जून 1945। याद रखिएगा शिमला समझौता है। नौसेना विद्रोह ये कब हुआ था? 18 फरवरी 1946। और INA की सुनवाई जो है ये हुआ था 1945 में ही हुआ था। शिमला समझौता एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज की स्थापना याद रख लो तो ठीक है। गांधी जिन्ना वार्ता याद रखिएगा 10 जुलाई 1944 वाला। और INA ठीक है, इसकी सुनवाई 1945। फिर आगे आपका काल क्रमानुसार जमाना। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939, ये याद रखिएगा। और कांग्रेस के सरकारों का त्याग पत्र, ये लोग त्याग पत्र पहले ही दे दिए थे, आप जान रहे हो। ठीक है, तो कांग्रेस के सरकार का त्याग पत्र जो है वो 15 नवंबर, बहुत क्लोज क्वेश्चन है भाई देखो। कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया, कांग्रेस द्वारा त्याग पत्र दिया गया 15 नवंबर 1939। तभी तो मुस्लिम लीग के लोग मुक्ति दिवस मनाएंगे कि मुक्ति मिल गया भाई भारत को कांग्रेस से। तो मुस्लिम लीग क्या करेगा? मुक्ति दिवस मनाएगा 22 दिसंबर 1939 को। तो तीसरा जो है वो पहले आएगा फिर दूसरा आएगा। तीसरा जो है पहले आएगा, ठीक है, फिर दूसरा आएगा, फिर आएगा आपका चौथा। मुस्लिम लीग का अलग मुस्लिम राज्य के लिए लाहौर प्रस्ताव, जान रहे हो, लाहौर अधिवेशन 1940। तो 39 के बाद 40 हो जाएगा। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव आप जानते ही हो कब आया था? 1942। प्रस्ताव याद रखिएगा 14 जुलाई 1942। तो बच गया सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से पलायन। सुभाष चंद्र बोस भारत कब छोड़ दिए थे भाई? कब भारत से चले गए थे? 1941, 1941। क्या हो गया भाई? लो भाई, ठीक है, तो आप लोगों के कहने पे ब्लॉक कर दिया भाई मैंने। ठीक, चलो इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीजें हैं? तो देखो, पहला तो चीजों को समझो। कांग्रेस ने जब त्याग पत्र दिया था उस समय ना, देश आजाद होने से पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे।
ठीक है। तो कांग्रेस का त्याग पत्र याद रखना, 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दिया, तब जाकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ये चीज याद रखना। और मुस्लिम राज्य के लिए जो लाहौर प्रस्ताव है, तो इनका लाहौर अधिवेशन 1940 में था, हुआ था, ये याद रखना। भारत छोड़ो तो आप जानते ही हो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, लेकिन ये प्रस्ताव कब लाया गया था, तो याद रखना ये प्रस्ताव 14 जुलाई को लाया गया। हालांकि ये आंदोलन 8 अगस्त से शुरू हुआ था, आप जानते हो, 8 अगस्त करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, याद है। ठीक, तो इस तरह से दो तीन चीजें ध्यान रखो। ये सब क्या है ना, एग्जाम में हो सकता है आपको डेट याद ना आए, तो जब एग्जाम में डेट नहीं आएगा तो याद तो क्या करेंगे। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको दिमाग में सेट रखो। कांग्रेस त्याग पत्र देगी तो मुस्लिम लीग के लोग को मजा आ जाएगा, तो वो लोग मुक्ति दिवस मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, सीधी सी बात है। ये जो है लाहौर प्रस्ताव 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था इनका, इसीलिए। और कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन तो वैसे अगस्त 1942 में हुआ था, 8 अगस्त, लेकिन उससे पहले जो है प्रस्ताव लाना पड़ता था कांग्रेस। तो अगस्त से पहले क्या आएगा, जुलाई, तो जुलाई में प्रस्ताव लाया गया था, 14 जुलाई। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इतना डीप क्वेश्चन आपको नहीं कराएगा जी कोई, ठीक है, ऐसे डीप क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, डीप क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी कराता हूं, ऐसा नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बेहतर था, वो अपवाद क्या थे। उल्लेखित उद्देश्य प्रयुक्त तरीके सही था, महिलाओं और युवा वर्ग का सहयोग भी था, व्यवसाय वर्ग की प्रतिक्रिया भी थी, मजदूरों का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। 4 और 6 आंसर लोगे आप, 4 और 6। तो इन अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से बेहतर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने के पहले गांधी जी इरविन के समक्ष 11 मांगों का एक अंतिम निर्णय मांग पत्र भेजे थे। इसमें से कौन सा मांग शामिल नहीं था, तो उन्होंने जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी उसमें से कौन सा शामिल नहीं था। भूमि कर में 50% कमी, नमक कर की समाप्ति, नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति था, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कमी, और वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा तटीय परिवहन का भारतीयों के लिए आरक्षण, ये भी सही था। सैनिक एवं असैनिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी, गो हत्या पर प्रतिबंध, ये तो नहीं लिखा था, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा आर्म्स एक्ट में परिवर्तन, ये भी था। तो केवल 4 नहीं था, मतलब उनके 11 सूत्रीय मांगों में केवल 4, गो हत्या पर प्रतिबंध, ये उनकी 11 सूत्रीय मांगों में नहीं था, बाकी सब था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया। किन सामाजिक समूहों तथा वर्गों ने भाग नहीं लिया असहयोग आंदोलन में। छात्र एवं शिक्षक, कृषक एवं मजदूर, जमींदार, व्यवसायी, बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति। तो असहयोग आंदोलन में इसमें से किन्होंने भाग नहीं लिया था। तो जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, बड़े पूंजीपतियों ने भाग नहीं लिया था, छात्र, शिक्षक, कृषि, मजदूर, व्यवसायी, इन सभी ने भाग लिया था। जमींदार और बड़े पूंजीपति जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, आम जनता तो उतर ही गई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए प्रारंभ किया था, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इनमें शामिल नहीं थी। पंजाब की गलतियों का सुधार, खिलाफत की गलतियों का सुधार, पूर्ण स्वराज की राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करना, रोलेट एक्ट का रद्दीकरण। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कुछ मांगों के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए शुरू किया था, इसमें से कौन सा मांग नहीं था, इसमें से कौन सा मांग नहीं था भाई उसमें।
देखो 1920 में स्वराज की मांग तो चालू हुई नहीं थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वराज की मांग जो है ये चालू हुआ ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब केवल 3, इसमें से केवल 3 जो है वही मांग शामिल नहीं था, केवल 3। ठीक है, केवल 3 याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पूरा कूट वाला क्वेश्चन है, चलो मजा आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। गांधी जी की सत्याग्रह तकनीक पर अतिवादियों के निष्क्रिय विरोध से अलग थी, इस अंतर के बीच में क्या असत्य है? निष्क्रिय विरोध स्वार्थपरायणता है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है जो कि भौतिक बल पर आत्मिक बल की श्रेष्ठता पर आधारित है। ये सही हो सकता है। पहला कमजोर लोगों का हथियार है, लेकिन दूसरा बहादुरों का। पहला स्थिर है जबकि दूसरा गतिमान है। पहले का तरीका नकारात्मक है जबकि दूसरे का तरीका सकारात्मक है। पहले का उद्देश्य विरोधी की गलतियों से लाभ उठाना है, जबकि दूसरे का उद्देश्य विरोधी को लज्जित कर उससे समर्पण कराना है। यही वाला गलत लग रहा है। केवल 5 गलत है यहाँ पे, बाकी सब सही है। केवल 5 गलत, बाकी सब सही है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। निष्क्रिय विरोध में क्या सम्मिलित नहीं थे? निष्क्रिय विरोध में क्या सम्मिलित नहीं थे? सरकार के साथ सहयोग से अस्वीकार, यह था। सरकार को आवेदन भेजना, यह था। सरकारी नौकरी, न्यायालय, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, यह भी था। जमींदारों को लगान भुगतान से अस्वीकार, ये गलत, ये नहीं था। तो निष्क्रिय विरोध में बाकी सारी चीजें थी, लेकिन ये नहीं थी। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा होगा ये निष्क्रिय विरोध क्या है, तो ये निष्क्रिय विरोध यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये निष्क्रिय विरोध जो है यही है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक है अरविंद घोष, याद रखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक है अरविंद घोष, याद रखिएगा, अरविंद घोष। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित कर दिया? है ना, राष्ट्रवाद की शिक्षा देना, राष्ट्रीयता की भावना को एक करना, इसको अंग्रेजों ने अपराध घोषित कर दिया था 1898। राष्ट्रवाद की किसी को शिक्षा देना, ये अंग्रेजों ने इसको अपराध घोषित किया था 1858 में। ऐतिहासिक क्रम, तो पहले तो चंपारण्य होगा, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर मोपला, फिर बारदोली। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन डी आएगा। कोड बता चुका हूं ना, चंपारण्य, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली तो 1928 में होता है, बाद में होता है। मोपला विद्रोह 1920-21 में हुआ था, याद रखना। असहयोग आंदोलन के समय मोपला जो विद्रोह है केरल के मालाबार तट में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के नेता अली मुस्लियार थे। तो मोपला विद्रोह, मुस्लियार इसके नेता थे। ये केरल में हुआ था 1920-21 में, मोपला विद्रोह, याद रखना। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन से कथन गलत हैं इसमें से? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विजयवाड़ा अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को धन उपलब्ध कराने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। सही है। इस अधिवेशन में जून 1921 तक कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया था। सही है। कराची खिलाफत सम्मेलन में जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने मुसलमानों को सेना से इस्तीफा देने की सलाह दी, अतः अंग्रेजों ने नवंबर 1921 में उन्हें जेल भेज दिया। यह भी सही है। हजरत मेसानी जैसे कुछ खिलाफत सदस्यों ने 1921 के अंत तक पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी थी। नहीं, इन लोगों ने मांगा ही नहीं था। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1921 में हुई। गलत। तो सीधी सी बात है, 4 और 5 गलत है इसमें से। अब ऐसे क्वेश्चन को तो एक ही बार में पढ़ के बनाना होगा और आपको रिवाइंड करके देखना होगा।
फिर से कूट आ गया। गांधी इरविन समझौते में कौन सी बात शामिल नहीं थी? गांधी इरविन समझौते में कौन सी बात शामिल नहीं थी? सभी अध्यादेशों की वापसी एवं सुनवाई वापस लिया जाना, ये कैसे करवा पाएंगे? गलत। सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों की रिहाई थी, सत्याग्रहों की जब्त संपत्ति की वापसी थी, शराब अफीम विदेशी वस्त्रों की दुकानों को शांतिपूर्ण घेराबंदी की अनुमति थी, सभी भारतीयों को कर मुक्त नमक एकत्रित करने अथवा निर्मित करने की अनुमति थी। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं था गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, क्या नहीं था भाई? ऑप्शन डी। ए नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि पहला नहीं था ना। ऑप्शन डी, ये नहीं था भाई, गांधी इरविन समझौते में ये नहीं था। गांधी के साथ कौन लोग चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, ये लोग गए थे। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई, ये लोग गए थे गांधी जी के साथ चंपारण। ये लोग गए थे गांधी जी के साथ चंपारण। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा और महादेव देसाई भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो आप जानते हो मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव 1924 से 30 में पड़ा। 24 से 34 आंसर ले लीजिएगा, 24 से 34। अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रशासकीय एवं आर्थिक एकीकरण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देख लेते हैं। अंग्रेजों ने एक समान आधुनिक शासन प्रणाली अपनाकर भारत का प्रशासनिक एकीकरण किया था, यह सही है। स्थानीय आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के अंत में भारतीय आर्थिक जीवन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये गलत है। आधुनिक व्यापार और उद्योगों की शुरुआत ने भारत में के विभिन्न भागों में रहने वालों को एक सूत्र में बांधा, ये भी सही है। तो यहां पर केवल दूसरा गलत है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल यहाँ पे दूसरा गलत है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन अध्यक्ष बना था? तो आप जानते हो 1939 त्याग पत्र, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया कांग्रेस से, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़े किया था, जो कि हार गए थे अध्यक्ष पद के लिए। इसको महात्मा गांधी ने स्वयं की व्यक्तिगत हार माना था, ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मुंह फुला लिए थे। लखनऊ पैक्ट, स्वराज पार्टी का गठन, आप जानते हो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो चितरंजन दास। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, आप जानते हो ये जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का एक संविधान, लखनऊ पैक्ट, रास बिहारी घोष, थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। लखनऊ समझौता में अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार थे, तो ये तो आसानी से मिल गया, 2 मिल गया भाई। अब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव और कांग्रेस का एक संविधान, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव और कांग्रेस का एक संविधान, ये तो यही होगा, है ना, यही होगा, सही है। स्वराज्य पार्टी का गठन आप जानते हो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया था, तब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट, उस समय अध्यक्ष मजूमदार थे, है ना, जब मिलन हो रहा था। पूर्ण मतलब गरम दल नरम दल का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का एक संविधान रासबिहारी घोष। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये एकमात्र अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बेलगांव कहां पड़ता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। इंडियन सोसाइटी आप जानते हो आनंद मोहन बोस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देवेंद्र नाथ टैगोर और लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। तो ऐसे करके याद रख लेना, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देवेंद्र नाथ टैगोर और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये द्वारिका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो आप जानते हो असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में कानूनों की अवमानना ये सम्मिलित नहीं था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, अदालतों का बहिष्कार और चुनावों का बहिष्कार सब था, लेकिन कानूनों की अवमानना ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या था? अहिंसा, न्यासधारिता, पंचायती राज या सत्य? तो समाजवाद का विकल्प था न्यासधारिता। याद रखेंगे गांधी जी के समाजवाद का विकल्प। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो सीधी सी बात है, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। ठीक है, ये बंगाल विभाजन का, बेलगांव कर्नाटक में, वेरी गुड, सही आंसर है। ये राष्ट्रीय, सीधी सी बात है, राष्ट्रीयता को रोकना था, इसी कारण बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, जल्दी बता दो भाई आंसर। आंसर क्या होगा? बंबई या मुंबई। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो किसने विरोध किया था, बता दो भाई जल्दी से। रंगा, माधवन, पिल्लई, नंबू, द्विपाद? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध किया था एन जी रंगा ने। याद रखना, किसने विरोध किया था? एन जी रंगा। ठीक है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था भाई? महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था ठक्कर बापा, और इसी ने आदिवासी शब्द दिया है। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किस नेता ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो फ्रेडरिक बी फिशर। याद रखेंगे, फ्रेडरिक बी फिशर। नेक्स्ट, 1918 में गांधी जी के अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 35% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 35% की वृद्धि हुई थी। याद रखेंगे कितना? 35% का वृद्धि हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण में कृषकों की प्रमुख शिकायतें किसके विरुद्ध थी? गैर कानूनी कार्यों के विरुद्ध, जमींदारों की दमन नीति, भू राजस्व की मांग, तीन कठिया व्यवस्था। चंपारण सत्याग्रह में किसकों की प्रमुख शिकायत जो है वो तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध थी। याद रखेंगे, किसके विरुद्ध थी? तीन कठिया व्यवस्था। इसका संबंध नील की खेती से। इसका संबंध किससे है भाई? नील की खेती से है। ठीक है, चलो इसका संबंध है नील की खेती से। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर बताना है। कि समय आ गया है कि जब समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। ऐसा तो यही बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, फिर से कथन है, यह तथ्य है कि आपके लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त तथा महान नेता है, परंतु कानून के अधीन एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी स्वयं की स्वीकृति के अनुसार कानून को तोड़ा है, आपको 6 वर्ष के कारागार की सजा दी जाती है।
इसको किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए किया गया था ये चीज, ये कथन। ये किसको सजा दिया गया था? ये सजा दिया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, याद रखेंगे, ये सजा दिया गया था महात्मा गांधी को। हमारा विश्वास है कि हम भारतीय लोगों का, जैसे कि किन्हीं अन्य लोगों का अपरिहार्य अधिकार है कि स्वतंत्र रहें और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करें और जीवन की जरूरतें पूरी करें ताकि उन्हें समृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। यह कथन सही संदर्भ में पहचानना है इस कथन को। ये तो कथन का भी कथन है। पूरे भारत में वो पूर्ण स्वराज्य दिवस नहीं मना रहे थे, उसी दिन सार्वजनिक रूप से ये स्वतंत्रता का प्रण लिया गया था। यही चीज, इसी चीज का प्रण लिया गया था, इसी चीज का, कि हमारा विश्वास है कि हम भारतीय लोगों का, जैसे कि किन्हीं अन्य लोगों का अपरिहार्य अधिकार है, स्वतंत्र रहें और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करें और जीवन की जरूरतें पूरी करें ताकि उन्हें समृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। ये ठीक है, चलो तो भाई ब्रेक चाहिए, बताओ। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी के जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही थी समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। तो पहला दूसरा कौन कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा ही सही है। पहला जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति नहीं, चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह था, तो ये पहली उपस्थिति होगी ना जन नेता भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो दो कैसे ले लोगे आंसर? इसके आगे का क्वेश्चन करना है या कल करना है ना? कमेंट करके जल्दी से बता दो। और मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास है। लगभग इसमें 300 प्लस प्रश्न हैं, जिसमें आपका प्राचीन रहने वाला है, आपका रहने वाला है मध्य, और आपका रहने वाला है आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों रहने वाला है 300 प्रश्न में। पूरा इसी तरह के प्रश्न होंगे, पूरा कूट वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, कूट वाले प्रश्न होंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं बिल्कुल? तो ये वाला जो है ना, हो सके तो आज ही या कल की क्लास में इसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं आपको, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास आपके लिए कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, तो इस क्लास में जरूर जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो क्लास एंड होने के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको हमारे, देखो पीडीएफ जो है, बहुत सारे बच्चों का समस्या है कि सर आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप एक एक को तो भेज नहीं सकते, है ना? तो पीडीएफ आपको हमारे ऑब्जेक्टिव कोर्स में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कोर्स कहाँ है भाई? तो ऑब्जेक्टिव कोर्स है एप्लीकेशन में हमारा सीजी व्यापम का ऑब्जेक्टिव कोर्स है। एंड जिसमें भी जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीजी पीएससी का चाहे ऑब्जेक्टिव कोर्स हो, आप पुलिस का ऑब्जेक्टिव कोर्स हो, बहुत जल्दी आपको एसएससी रेलवे का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे होगे, तो एसएससी रेलवे के भी ऑब्जेक्टिव कोर्स में ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। 300 प्लस प्रश्न में मैं आपका पूरा प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आपने एग्जाम में नहीं देखे होंगे। ठीक है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन नया है, समझ, तो आ सकने वाले क्वेश्चन पूरा तैयार हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसका अभी 150 क्वेश्चन और बच गया है, इसमें वो कराऊंगा, है ना? ठीक है, चलो। बाकी ऑनलाइन कोर्स आप जानते ही हो, ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको 199 रुपए से मिल जाता है। आपको सिंगल कोर्स चाहिए तो कंबाइंड 299, 399 में। वैसे सिंगल किसी भी एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो 199 में आपको मिल ही जाता है।
और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दे सकते हो, डेली का डेली मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मॉर्निंग में मैसेज करोगे शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, शाम तक मैसेज करोगे दूसरे दिन सुबह तक रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 199 आप जानते हो कोर्स का जो प्राइस है वो 199 है, ठीक है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर इतना कम कैसे है कोर्स का फीस, तो याद रखना इसमें प्रमोशन जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐड दूंगा टीवी में, न्यूज में ऐड चलवाऊंगा, ठीक है, पोस्टर छपवाऊंगा, पॉम्पलेट बंटवाऊंगा, फ्लैक्स लगवाऊंगा, तो ये सब में बहुत खर्चा होता है, तो वो सब खर्चा कट, ठीक है, वो सब खर्चा कट करके मैं सीधा फीस को ही क्या कर दिया हूँ, वो खर्चा वैसे भी फीस में ही जुड़ा होता है यार, मेरे जेब से थोड़ी ना जाएगा वो, सीधी सी बात है। इसलिए आप लोगों को कोर्स जो है 199 में मिल जाता है, सिंपल सी बात यही है, ठीक है, सीधी सी चीज यही है कि इंस्टाग्राम ऐड हो, यूट्यूब का ऐड हो, ये सब ऐड के बजाय जो है उस खर्चे को अगर मैं आपके लिए फीस में माइनस कर दूं तो इससे आप लोगों का भला होगा, ठीक है भाई, आप ही लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, इसीलिए जो है कोर्स का फीस कम है, आपको कम में मिल जाता है, ठीक है, यही एक रीजन है, समझ लो, ठीक। चलो तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।